नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुमन हिंदी क्लासेज में। विविध गतिविधियों पर आज की छठी वीडियो है। सभी प्रश्न घटना चक्र से हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है, किसने की है? तो विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नलिन बिलोचन शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर रामनाथ लाल शुक्ल। तो कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिवादी कवियों के साहित्य को दरबारी कवियों का साहित्य मानकर उसमें जो अच्छा लिखा था उनकी दाद दी है और शेष चमत्कारी था, जो अंश चमत्कारी था उसकी कड़ी आलोचना किए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, पाली में प्राकृत का जो रूप था उसका विकास इनमें से किन तीन शाखाओं में हुआ है? तो विकल्प में है शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री या फिर शौरसेनी, कौरवी, अर्धमागधी। अगला है अर्धमागधी अपभ्रंश या कौरवी मागधी। नीचे दो ऑप्शन में चार विकल्प हैं, शौरसेनी, नागर अपभ्रंश या फिर महाराष्ट्री। तो पूछ रहा है पाली के प्राकृत का जो रूप था उसका विकास इनमें से किन तीन शाखाओं में हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। इसमें प्राकृत का जो रूप था उसका विकास शौरसेनी, मागधी तथा महाराष्ट्री नामक तीन शाखाओं से हुआ है। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से क्या है? तो विकल्प में है जीवन वृत्त, कथा कहानी, आत्मकथा है या फिर निबंध है। तो 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता का मूल रूप से यह जीवन वृत्त है। कृष्ण भक्त कवियों के जीवन वृत्त की चर्चा इस ग्रंथ में की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवन वृत्त। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? तो विकल्प में है द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, छायावाद युग या फिर प्रगतिवाद युग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतेंद्र युग के ऊपर इनका यह कथन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता के लेखक जो हैं गोकुलनाथ थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? तो विकल्प में है नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा या फिर विजय देव नारायण शाही। तो कौन जो मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विजय देव नारायण शाही मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजय देव नारायण शाही। अगला प्रश्न है, विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं। तो विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक का नाम बताना है। तो विकल्प में है रामविलास शर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामविलास शर्मा सही हो जाएगा उत्तर इसका। अगला प्रश्न है, संकलन त्रय में कौन नहीं आता है? तो विकल्प में है
स्थान, काल, वस्तु या फिर कथानक। तो संकलन त्रय में नहीं आता है तो वो है वस्तु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वस्तु संकलन त्रय में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, संकलन त्रय के अंतर्गत कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ विकल्प बदल गया है, तो विकल्प में है स्थान, काल, घटना या फिर गीत। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा संकलन त्रय के अंतर्गत गीत जो है नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गीत। अगला प्रश्न है, इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं होती है? देखिए संकलन त्रय से ही संबंधित सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन विकल्प बदला हुआ है। तो यहाँ विकल्प में है समय संकलन, स्थान संकलन, प्रभाव संकलन, कार्य संकलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रभाव संकलन नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कहानी लेखन के लिए अनिवार्य नहीं है? तो कौन है वह? चरित्र, परिवेश, तुक या फिर भाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुक जो है कहानी लेखन के लिए अनिवार्य तत्व नहीं है, बल्कि यह कविता लेखन में अनिवार्य तत्व है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहानी लेखन में अनिवार्य तत्व है वो है कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, देश काल या वातावरण, और लास्ट है उद्देश्य। अगला प्रश्न है, कहानी का तत्व नहीं है। कौन है कहानी का तत्व नहीं है? भी बताया हमने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रंगमंच। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र के पहले पृष्ठ के सबसे महत्वपूर्ण समाचार को क्या कहा जाता है? तो विकल्प में है आमुख, लीड, लीडर या फिर स्टोरी। तो समाचार पत्र के पहले पृष्ठ के सबसे महत्वपूर्ण समाचार को लीड कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फीचर लेखन का उद्देश्य नहीं है? विकल्प में है मनोरंजन, शून्य पठनीयता, ज्ञानवर्धन, मार्गदर्शन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शून्य पठनीयता। अगला प्रश्न है, फीचर के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्प पढ़ दे रहे हैं। विकल्प ये है, फीचर किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में लिखा गया विशिष्ट आलेख है। फीचर कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक शैली में प्रस्तुत आलेख है। फीचर समाचार मूलक भी हो सकता है और विशिष्ट व्यक्तियों, ऐतिहासिक स्मारकों, त्योहारों, मेलों और प्राकृतिक आपदाओं आदि पर भी लिखा जा सकता है। आखिरी विकल्प है, फीचर अनिवार्य रूप से समाचार का विस्तृत आलेख है। तो फीचर के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है, रेडियो आलेख लिखते समय किस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो विकल्प में है बातचीत, है, था, निम्नलिखित। तो रेडियो संचार या श्रव्य साधन है, श्रव्य माध्यम है यह, अतः रेडियो आलेख लिखते समय निम्नलिखित का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। रेडियो में किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना किसके माध्यम से दी जाती है? तो विकल्प में है विज्ञापन के माध्यम से, उद्घोषणा के माध्यम से, समाचार के माध्यम से या फिर वार्ता के माध्यम से।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेडियो में किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना जो है उद्घोषणा के माध्यम से दी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्घोषणा। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट्री के लिए तैयार किए जाने वाले आलेख में क्या प्रधान होता है? तो विकल्प में है भाव, विचार, तर्क या फिर तथ्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्यूमेंट्री के लिए तैयार किए जाने वाले आलेख में तथ्य प्रधान होता है, भाव, विचार तथा तर्क गौण होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तथ्य। अगला प्रश्न है, टीवी चैनलों पर कमर्शियल ब्रेक से तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? तो फ्रेश न्यूज, विज्ञापन, हाई न्यूज या फिर सॉफ्ट न्यूज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विभिन्न कंपनियां जो हैं अपने उत्पाद के विक्रय हेतु श्रव्य संचार के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाती हैं, जो कार्यक्रम के प्रसारण के मध्य में कुछ समय के लिए प्रसारित किए जाते हैं, जिसको विज्ञापन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, टेलीविजन पटकथा के दृश्यांकन में दृश्य प्रबंध की तकनीकी व्यवस्था कौन करता है? तो विकल्प में है निर्माता निर्देशक, निर्माण सहायक, रूप सज्जाकार या फिर अभिकल्पकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिकल्पकार। अगला प्रश्न है, टेलीविजन लेखन के दृश्यांकन में किसकी भूमिका नहीं होती है? तो विकल्प में है निर्देशक की, निर्माता की, कलाकार की या फिर कैमरामैन की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्माता की। अगला प्रश्न है, साक्षात्कारकर्ता के लिए अनिवार्य गुण नहीं है, कौन है जो नहीं है? तो विकल्प में है मृदुभाषिता, सुंदरता, स्पष्टवादिता या फिर तार्किकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरता। सुंदरता इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो विकल्प में है साक्षात्कार समाचार पाने का महत्वपूर्ण माध्यम है, साक्षात्कार सूचना लेने का प्रामाणिक माध्यम नहीं है, साक्षात्कार सूचना लेने का विशिष्ट माध्यम है या फिर साक्षात्कार आज की पत्रकारिता की महत्वपूर्ण जरूरत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक टिप्पणी का दूसरा नाम है, क्या है? तो विकल्प में है अनौपचारिक टिप्पणी, स्वतःस्फूर्त टिप्पणी, संपूर्ण टिप्पणी या फिर नेम टिप्पणी। प्रशासनिक टिप्पणी का दूसरा नाम है, तो दूसरा नाम है नेम टिप्पणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है, कौन नहीं है? तो विकल्प में है वैज्ञानिकता, भाषिक विशिष्टता, अलंकारिकता या फिर अनुपयुक्तता। तो प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलंकारिकता। अगला प्रश्न है, इंटरव्यू का हिंदी अर्थ है, क्या है? तो विकल्प में है भेंट वार्ता, विचार विमर्श, अंतः संबंध या फिर परामर्श। तो इंटरव्यू का हिंदी अर्थ होता है भेंट वार्ता या इसको साक्षात्कार भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको साक्षात्कार भी कहते हैं, साक्षात्कार भी कहते हैं, साक्षात्कार भी कहते हैं हिंदी में।
अगला प्रश्न है, सरकारी कामकाज में किसी विस्तृत विवरण, विस्तृत आख्या, वक्तव्य, प्रतिवेदन, पत्र व्यवहार आदि के तथ्यों एवं निर्देशों के सुनियोजित संयोजन तथा प्रभावपूर्ण संक्षिप्त संकलन को क्या कहते हैं? तो विकल्प में है पल्लवन, संक्षेपण, प्रारूपण या फिर प्रतिवेदन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संक्षेपण कहते हैं इसको। एग्जाम में कभी कभी बड़ा प्रश्न देखकर ही घबरा जाते हैं हम लोग कि उसका उत्तर क्या होगा, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ने पे समझ में आ जाता है कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कार्यालयी हिंदी का कौन सा प्रयोग क्षेत्र नहीं है? कार्यालयी हिंदी का, तो विकल्प में है अनुवाद, रचनात्मक लेखन, प्रतिवेदन या फिर संक्षेपण। तो निम्नलिखित में से कार्यालयी हिंदी का कौन सा प्रयोग क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रचनात्मक लेखन नहीं है यह। अगला प्रश्न है, खुदेड़ गीत है क्या है, कैसी गीत है यह? तो विकल्प में है विरह गीत, प्रणय गीत, श्रम गीत या फिर नृत्य गीत। खुदेड़ गीत, तो खुदेड़ गीत जो है यह एक विरह गीत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विरह गीत। वियोग श्रृंगार या करुण रस से संबंधित जिन गीतों का घसियारियों ने सबसे अधिक सृजन किया है, उन प्रियजनों के वियोग में गाए जाने वाले गीतों को गढ़वाली बोली में खुदेड़ गीत की संज्ञा दी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंचलिक कथाकार उत्तराखंड से नहीं है? अच्छा प्रश्न है। 4 लेखक हैं, इनमें से कौन जो उत्तराखंड से नहीं है? तो विकल्प में है हिमांशु जोशी, शैलेश मटियानी, वेद राही या फिर विद्यासागर नौटियाल। एक लेखक हैं जो उत्तराखंड से नहीं है, वो कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेद राही। वेद राही हिंदी और डोगरी के महत्वपूर्ण साहित्यकार, फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक के रूप में विख्यात हैं। इनका जन्म जो है 22 मई 1933 ईस्वी को जम्मू कश्मीर में हुआ था। और ये बाकी तीनों लोग जो हैं, हिमांशु जोशी, शैलेश मटियानी और विद्यासागर नौटियाल, ये तीनों लोग उत्तराखंड के आंचलिक कथाकार हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नंदा देवी राजजात यात्रा कितने वर्षों में होती है? नंदा देवी राजजात यात्रा कितने वर्षों में होती है? तो विकल्प में हर 8वें वर्ष में, हर 9वें वर्ष में, हर 11वें वर्ष में या फिर हर 12वें वर्ष में होती है। कब होती है? तो इसका सही उत्तर है, यह नंदा देवी राजजात यात्रा उत्तराखंड राज्य में होने वाली नंदा देवी की एक धार्मिक यात्रा है जो प्रत्येक 12 वर्ष पर आयोजित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर 12वें वर्ष में। यह 2014 में हुई थी। अगला प्रश्न है, कुमायूनी कवि गुमानी का जन्म स्थान कहाँ है? गुमानी का बताना है। तो विकल्प में है काशीपुर, चंपावत, उपराड़ा या फिर अल्मोड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, काशीपुर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुकोश काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। मधुकोश काव्य संग्रह के रचनाकार का नाम बताना है। तो विकल्प में है चारुचंद्र चंदोला, रत्नांबर दत्त चंदोला,
पार्थसारथी डबराल या फिर लीलाधर जगुड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मधुकोश काव्य के संग्रह रचनाकार हैं पार्थसारथी डबराल। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, न्यौली लोकगीत संबंधित है। न्यौली लोकगीत कहाँ से संबंधित है? तो विकल्प में है उत्तराखंड से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से या फिर हरियाणा से। तो न्यौली भी उत्तराखंड का लोकगीत है। ऐसे गीतों को वनों के गीत कहना उपयुक्त होगा, क्योंकि गीत जंगलों में प्रायः स्त्री पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं। न्यौली गीत जो है प्रेम परख गीत है। न्यौली जो है प्रेम परख गीत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। तो यह आज का लास्ट प्रश्न था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।